अस्सलामुअलैकुम। एक नए मौजू के साथ मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की जो थ्योरी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मार्क्सिज़्म, जो कि कार्ल मार्क्स ने दी, और जिसमें हम लोग मटेरियल रियलिटी की बात करेंगे और उसने कैसे बताया कि सोसाइटी कैसे डेवलप करेगी, कैसे मूव ऑन करेगी, सोसाइटी कैसे चलती है, कितनी क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं और हम हिस्ट्री से कैसे मूव ऑन करते हुए आ रहे हैं। ये सब कुछ हम लोग इस थ्योरी में पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। Marxism is a socio-economic theory which deal with class struggle and social conflict as the reason of historical development. कार्ल मार्क्स के मुताबिक जो हमारी सोसाइटी मूव करती है ना हिस्ट्री में, मतलब एक एज के बाद दूसरी एक एज आती है, ये किस वजह से आती है? ये इसलिए आती है कि जब दो क्लासेस आपस में स्ट्रगल करते हैं। किस चीज़ के लिए? मटीरियल के लिए, मतलब मनी के लिए, उनके जो मटीरियल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उस चीज़ के लिए। ये थेरी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक ईगल ने मिल के दी, दोनों थेरिस्ट ने। उनके ख्याल से हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज़, लाइकिंग, डिसलाइकिंग तमाम के तमाम प्री डिटर्मिन्ड है, मतलब सब के सब पैसों पे डिपेंड करते हैं, मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। इसलिए हम लोग मार्क्सिज्म को डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। मार्क्सिज्म को वल्गर मार्क्सिज्म भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके ख्याल से फिर हमारे कोई भी इमोशनल रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करते। अगर हमारा अपने माँ बाप के साथ ताल्लुक भी है ना, तो वो भी इसलिए कि शायद वो हमें फाइनेंशियली एड कर रहे हैं, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तो जितने भी रिलेशनशिप है ना, ऑल रिलेशनशिप आर मनी रिलेशनशिप, ऑल रिलेशनशिप आर मटीरियल रिलेशनशिप। ये इनकी बेस थी। मार्क्स कहता था पैसों के बिना कुछ भी नहीं होता, जितने ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं सब पैसों पे हैं। आपकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, आपकी कौन सी चीज़ फेवरेट है, कौन सी चीज़ फेवरेट नहीं है, सब डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन पे। वो एग्जांपल देता है कि जैसे देखें, अब एक बच्चा है, वो कहता है कि मेरी फेवरेट जो चीज़ है वो किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता, क्योंकि उसने शुरू से मिडिल क्लास में रहते हुए इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं देखे होते, और उसकी जो फेवरेट चीज़ होगी ना, वो कोई ब्रांडेड चीज़ नहीं होगी। एग्जैक्टली वैसे ही जो एक अमीर घर का बच्चा है, एलीट क्लास बच्चा है, वो क्या करेगा, शुरू से उसने इतना पैसा देखा है कि उसकी पसंद नापसंद जो होगी वो भी ब्रांडेड होगी। वो कहेगा कि मुझे फ़लाँ ब्रांड की चीज़ चाहिए, फ़लाँ ब्रांड की चीज़ चाहिए। तो इस तरीके से मनी आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को भी डिटरमिन करती है। तो मार्क्सिज्म को हम लोग डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। अच्छा, अब 2 मेजर थ्योरिस्ट हैं, एक है कार्ल मार्क्स और एक है हीगल। अब हीगल का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है ना, वो बेस करता है आइडिया पे, और कार्ल मार्क्स का बेस करता है मटेरियल रियलिटी पे। दोनों एक दूसरे से टोटल ऑपोजिट है, ठीक है। हीगल कहता है कि आइडिया की बेस पे सोसाइटी में मतलब हिस्ट्री चलती है। हर चीज़ बेस किस पे करती है? आइडियाज़ पे, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स पे, ठीक है। पर मार्क्स कहता है ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये मटेरियल रियलिटी है, ये मनी है जिस पे ये दुनिया चल रही है। हीगल कहता है कि आइडिया रियलिटी है, और मार्क्स कहता है नहीं, इट्स द मैन नॉट आइडिया विच इज़ एग्जिस्टिंग रियलिटी। दूसरी बात, हीगल कहते हैं जितने भी गवर्नमेंट के अदारे हैं, ये लॉज बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, आइडियाज़ बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। मगर मार्क्स कहते हैं नहीं, ऐसा वैसा नहीं है कुछ भी। वो उनको अपने लॉज बनाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, मटीरियल रियलिटी की ज़रूरत पड़ती है, मनी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैन इज़ एग्जिस्टिंग रियलिटी वाइल आइडियाज़ इज़ डाइवोर्स फ्रॉम रियलिटी। इस सेंस में मार्क्स जो है वो हीगल के अगेंस्ट है, ठीक है। अच्छा, मार्क्स ने ना हमें एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया है कि सोसाइटी कैसे चल रही थी और कैसे चलेगी। बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अब उसमें ज़रा ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। वो कहता है ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स हैं फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, 3 चीज़ें, ठीक है। और गॉड ने ह्यूमन बीइंग को एक यूनिक एबिलिटी दी है कि वो ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। अब मसला कहाँ पे आता है? कुछ लोगों के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कुछ के पास नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, कुछ फैक्ट्री ऑनर्स हैं, उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, बाकियों के पास नहीं होंगे। तो जिनके पास नहीं है, वो अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंडेंट होंगे? उन फैक्ट्री ऑनर्स पे, ठीक है। तो इस तरह सोसाइटी में 2 क्लासेस जनरेट हो जाती हैं। एक तो वो जिनके पास सारे मीन ऑफ प्रोडक्शन मौजूद हैं, यानी कि वो मालिक बन जाते हैं, डोमिनेंट बन जाते हैं। और एक वो जो उन पे डिपेंडेंट हैं इन सारी चीज़ों के लिए, उनके यहाँ काम करते हैं, वो बन जाते हैं आपके लेबर, ठीक है। तो 2 क्लासेस आपकी सोसाइटी में जनरेट हो जाती हैं। अब इन 2 क्लासेस की बेस पे हमने जितनी भी एजेस देखी, उसमें स्लेव एज थी, फ्यूडल एज थी, उसके बाद हम कैपिटलिस्ट एज थी। अब कार्ल मार्क्स कहता है कि पास्ट में ना हमारे पास प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। अब प्रिमिटिव कम्युनिज्म क्या होता है? प्रिमिटिव मतलब पुराना, ओल्ड। कम्युनिज्म का मतलब ये होता है कि उसमें क्लासेस एग्जिस्ट नहीं करती, ना कोई अपर क्लास होती है ना लोअर क्लास होती है, सब के सब बराबर होते हैं। वो कहते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद जब ये मीन ऑफ प्रोडक्शन एक बंदे ने काबू कर लिया और दूसरा उस पर डिपेंडेंट हो गया, 2 क्लासेस बन गई, तो हमने स्लेव एज देखी। स्लेव एज में एक स्लेव था, ठीक है, वो किस पे डिपेंडेंट था? अपने मास्टर पे, और मास्टर के पास सारे रिसोर्सेज थे, सारी मनी मास्टर के पास थी। स्लेव एज से हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने फ्यूडल एज देखी, एग्रीकल्चर टाइम पीरियड में। फ्यूडल एज में क्या होता था? एक लॉर्ड होता था जिसकी ज़मीनें होती थी। अब उस लॉर्ड की ज़मीनों पे काम कौन करते थे? सर्फ्स, ठीक है। सर्फ वहाँ पे काम करता है और सर्फ उस पर डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया? उसके बाद अब हम जिस एज में रह रहे हैं दैट इज़ कैपिटलिस्ट एज, और कैपिटलिस्ट एज में हमारे पास क्या है? एक बंदा ऐसा है जो इंडस्ट्री ऑन करता है, इंडस्ट्री चला रहा है, और बाकी सारी अवाम लेबर है जो उसके अंडर काम कर रही है। सारा का सारा फ़ायदा जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को है, और लेबर को थोड़ी बहुत अमाउंट मिल रही है जिससे उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है। एलियनेशन का मतलब होता है गैप क्रिएट कर देना,
किसी एक चीज़ में जो आपने बनाई हो और आपके अपने आप में, ठीक है। अच्छा, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक आदमी है, उसे गुड़िया बनानी आती है और वो अपनी बेटी के लिए बना रहा है, और जब वो अपनी बेटी के लिए बनाएगा तो उसके इमोशंस उस चीज़ के साथ बड़े अटैच होंगे, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ वो मटेरियल चीज़ें नहीं होंगी, उसके अंदर इमोशंस भी होंगे। दूसरी तरफ देखें, वो गुड़िया इंडस्ट्रियलिस्ट को बड़ी पसंद आती है, उसे कहता है, ऑर्डर देता है कि तुम मेरे लिए 50 ऐसी तैयार करो, मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगा। जब उसने ये बात कही तो उससे क्या हो गया, हमने अपनी यूनिक एबिलिटी, चीज़ों को बनाने की जो यूनिक एबिलिटी थी ना, वो हमारी लेबर पावर बन गई, ठीक है। जैसे उसे गुड़िया बनानी आती थी, ये उसकी एबिलिटी थी, वो उसकी एबिलिटी जब किसी ने ख़रीद ली तो वह लेबर पावर बन गई, और उस लेबर पावर के नतीजे में उसे पैसे मिलेंगे। मगर इस पूरे सीन में हुआ ये कि उसका जो इमोशनल कनेक्शन था उस चीज़ के साथ जो उसने बनाई, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब वो सिर्फ पैसों के लिए काम करेगा। इसे कहते हैं एलियनेट कर देना, इमोशनली ख़त्म कर देना, इमोशनली डिटैच कर देना, अकेला कर देना, ठीक है। तो एलियनेशन एक गैप क्रिएट कर देती है बनाने वाले में, ऑनर में, और वो जो चीज़ ऑन करता है, जो चीज़ बनाता है, उसके अंदर। अच्छा, अब एलियनेशन के बाद है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से होगी। पहली बात तो 2 कैपिटल होते हैं, फिक्स कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है रॉ मटेरियल, जो चीज़ बनाने के लिए चाहिए होता है, और वेरिएबल कैपिटल का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, जो उस चीज़ को बनाता है। प्रोडक्शन के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, पर उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, वैल्यू देने के लिए हमें ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत पड़ती है, और ह्यूमन बीइंग उस टाइम में कौन यूज़ हो रहे हैं, लेबर क्लास, ठीक है। हमारी लोअर क्लास को एज वेरिएबल कैपिटल इस्तेमाल किया जा रहा था, और बहुत कम वेजेस दिए जा रहे थे, मतलब उनको पैसे बहुत कम दिए जा रहे हैं। अब सरप्लस वैल्यू क्या होती है? सरप्लस वैल्यू से ही वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट हो रहे थे। अब सरप्लस वैल्यू थी क्या एक्चुअली, कि अगर मुझे 100 रुपए चाहिए मेरी सब्सिस्टेंस के लिए, ठीक है? तो मैंने वो 100 रुपए 1 घंटे में कमा लिए हैं, और वो मेरी सब्सिस्टेंस वैल्यू है। क्लियर हो गया? अब कैपिटलिस्ट सिस्टम में मेरे पास वो मीन ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं है, मेरे पास वो रॉ मटेरियल ही नहीं है उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तो मैं किसी कैपिटलिस्ट से या इंडस्ट्रियलिस्ट से कहूँगी मुझे जॉब दे दे। वो मुझे जॉब देगा और मुझे कहेगा कि मैं तुम्हें जो है ना वो 100 रुपए 4 घंटे के दूँगा। 4 घंटे काम करो तो 100 रुपए। अब लॉजिकली तो मैंने वो 100 रुपया 1 घंटे में कमा लिया था, पर बाकी के 3 घंटे के पैसे किधर गए? ठीक है, वो तो मैंने एक तरह से फ्री काम किया ना, फिर उसके लिए वो जो ऊपर के पैसे होते हैं वो सब के सब जाते हैं कैपिटलिस्ट के पास एज़ प्रॉफ़िट, और उस प्रॉफ़िट को हम लोग सरप्लस वैल्यू कहते हैं। इसीलिए मार्क्स कहता था कि कैपिटलिस्ट प्रॉफ़िट इज़ स्टोलन फ्रॉम प्रोलेटेरिएट क्लास, कि उनकी जेब से पैसे चुराए जाते हैं। उनको इतना पता ही नहीं है कि उनको इकोनॉमिकली कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उनको वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं और उनको पैसे कम दिए जा रहे हैं। और ये जो हमारी कैपिटलिस्ट क्लास है ना, ये किस तरह से अपने सरप्लस वैल्यू को इंक्रीज़ करती है, ये या तो हमारे वर्किंग आवर को इंक्रीज़ कर देती है, या हमारी वेजेस को, सैलरी को कम कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हो रही थी, और ये कार्ल मार्क्स ने हमें बताया। मार्क्स कहता है कि प्रोलेटेरिएट क्लास को पता कैसे चलेगा कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। वो कहता है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में ना इकोनॉमिक क्राइसिस आते जाते रहते हैं, कभी इकोनॉमी बहुत बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो एक बार ऐसा होगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा और सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे, एक्सेप्ट दीज कैपिटलिस्ट, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो जॉबलेस नहीं होंगे, बाकी सारी आवाम जॉबलेस हो जाएगी। उस टाइम वो सोचेंगे कि काम तो हम ज़्यादा करते थे, पर पैसे अभी भी किसके पास ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास। इट मीन्स कुछ ना कुछ गलत है। फिर उसके बाद रेवोल्यूशन आएगी, और रेवोल्यूशन के बाद इवेंचुअली जो गवर्नमेंट आएगी ना, वो आ जाएगी लोअर क्लास की, ठीक है। फिर लोअर क्लास पे डिक्टेटरशिप करेगी, मतलब जितना उन पे जुल्म हुआ है ना उतना ही जुल्म वो करेगी, मगर वो ज़्यादा अरसे तक नहीं रहेगी। और उसके बाद इवेंचुअली सोसाइटी क्या किस में चली जाएगी, फ्यूचर कम्युनिज्म में। फ्यूचर कम्युनिज्म जिसमें कोई क्लास नहीं होगी, एग्जैक्टली वैसी ही जैसी ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म थी, कोई क्लास डिवीजन नहीं होगी, बट टेक्नोलॉजिकली डेवलप होगी ये। अब इसकी कोटेशन बड़ी मज़े की है, वो है कि everything according to their need and ability. I can do a thing in morning and other in evening. Hunt in morning, fishing in afternoon, criticize after dinner without being a hunter, fisherman and critic. मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ अब, इतनी फ्री सोसाइटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी प्रोडिक्शन किसने की थी, कार्ल मार्क्स ने। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जैसे कमोडिटी क्या होती है। कमोडिटी हर वो चीज़ होती है जिसे हम खरीद सकें या बेच सकें, जैसे किताबें हो गई, आपकी घर की कोई अशिया होगी। तो मार्क्सिज्म कहता है कि जो लेबर क्लास है ना, इन्हें कमोडिटी बना दिया गया था, मतलब वो इंसान तो रहे ही नहीं थे, उन्हें तो चीज़ें बना दिया गया था, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है कमोडिटी फैटिशिज्म। फैटिश का मतलब होता है इबादत करना, वर्शिप करना, पूजना। कमोडिटी कहता है चीज़ों की। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में कमोडिटी फैटिशिज्म चल रहा था, जहाँ पे वर्शिप किसकी हो रही है, सिर्फ चीज़ों की, इंसानों की कोई कदर नहीं थी। मार्क्स के बाद जो एक और मार्क्सिस्ट पढ़ना ज़रूरी है, दैट इज़ लुई अल्थ्यूज़र। लुई अल्थ्यूज़र के बारे में कहा जाता है कि फ्रेंच मार्क्सिस्ट था, इसने इडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया। इडियोलॉजी क्या होती है, वो सेट ऑफ बिलीव, वो आइडियाज़ जो आप सबके पास अपने अपने होते हैं, मतलब हर किसी की एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। और वो आइडियोलॉजी
कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो है वो हर चीज़ में ट्रांसफ़र होती है, चाहे वो कोई पोएट्री लिखे, पोएम लिखे, बुक लिखे। बिल्कुल वैसे ही अली अल्थुसर ने इस कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट किया। उसने कहा कि 2 तरह के एपरेटस होते हैं, रिप्रेसिव स्टेट एपरेटिसेस यानी कि आरएसए और इडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटिसेस यानी कि आईएससीज़। आरएसएस वो होते हैं कि जब आपने कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करवानी है ना कंट्री में, तो आप अपनी फ़ोर्स का इस्तेमाल करें, ठीक है? मार-धाड़ का, उनको डराने का, फायरिंग का, ये सब कुछ ये आरएसएस हैं। और आईएसएस कहते हैं कि आपको कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, लोगों को कोई चीज़ समझाने के लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उनकी आइडियोलॉजी में चेंजेस लाएँ, उनके दिमागों में ये चीज़ सॉफ्ट जो आपकी टेक्नोलॉजी के थ्रू इंजेक्ट कर दें। जैसे वॉर एंड टेरर के बाद ऐसा हुआ कि तालिबान को एक गलत कैरेक्टर मतलब पोर्ट्रे करने के लिए उन्हें कार्टून में भी गलत पोर्ट्रे किया गया, उन्हें मूवीज़ में इस तरह से दिखाना शुरू कर दिया गया कि लोगों के माइंडसेट इस तरह से बन जाए। तो आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटिस माइंडसेट बनाता है, दिमाग में जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें चेंज करता है और आपको पता भी नहीं लगता वो कब चेंज हो रहे हैं, ठीक है? अल्थुसर कहता है कि आइडियोलॉजी इज़ इंस्क्राइब्ड इन एवरी ह्यूमन एक्शन, हर जगह। और ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज़ फॉल्स कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये है कि जो आप समझते हैं ना चीज़ें नेचुरल हैं, वो नेचुरल नहीं है, सब के सब पॉलिटिकल हैं, सब के सब कल्चरल हैं। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जितनी भी है ना वो फॉल्स है, वो करेक्ट नहीं है। वो लोगों को लगता है कि हमें सब पता है, पर इन रियलिटी उनकी सारी कॉन्शियसनेस फॉल्स कॉन्शियसनेस है। हर चीज़, हर नेचुरल चीज़ जो है वो ज़्यादा पॉलिटिकल है। जो अगर ये कहे कि ये चीज़ बहुत नेचुरल है, इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल होगा। तो ये था मार्क्सिस्ट का एक ओवरव्यू। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहें। थैंक यू।